हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली रज़ा, आपका होस्ट स्पोर्ट्स राउंडअप की आज के एपिसोड के साथ। जैसा कि आज हमने दो मैचेस देखे, एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच जो कि सीरीज़ का डिसाइडर था, जो कि इंडिया ने बड़े ही कमाल तरीके से चेज़ करके वो मैच फिनिश किया। हम इसके बारे में भी बात करेंगे और ज़्यादा बात हम करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड, जो कि अभी चौथा टी20 इंटरनेशनल कराची में इख्तिताम पजीर हुआ है, उसके ऊपर। क्या ही मैच था, थ्रिलर। और पता नहीं पाकिस्तान वालों ने कोई किसी हार्ट वाले सर्जन्स के साथ या हॉस्पिटल वालों के साथ जो है वो मुआहदा किया हुआ है कि हम आपको दिल के मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देंगे हार्ट अटैक के, क्योंकि सीधे तरीके से हमें मैच जीतना ही नहीं आता, हमने इस तरह करके मैच जीतना होता है। खैर, थ्रिलर था, बड़ा ही कमाल का मैच हुआ, बिल्कुल सी सौ की तरह ये मैच चल रहा था और कभी लग रहा था कि इंग्लैंड आराम से जीत जाएगा। पाकिस्तान का तो शुरू में लग रहा था, मिड तक भी, लेकिन जब उनकी पार्टनरशिप लगी, जब डॉसन ने ख़ास तौर पे पिटाई शुरू की मोहम्मद हसनैन की 18वें ओवर में, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा मैं तो उठ गया था, बल्कि मैंने कहा मैच अब ख़त्म हो गया, क्योंकि 24 रन उसने मार दिए थे और 2 ओवर में सिर्फ 9 रन रह गए थे। तो हम इन दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं बात कर लूँगा पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड के बारे में। पाकिस्तान ने आज जो है पहले बैटिंग की, बल्कि मोइन अली ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। मुझे इस फैसले की समझ नहीं आई मोइन अली की, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में पहले बैटिंग करके 221 रन जैसा पहाड़ खड़ा किया था पाकिस्तानी बैट्समैन के सामने। तो समझ नहीं आई कि आज उन्होंने क्यों पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। खैर, वो शायद अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने चेंज भी की। मार्क वुड जो पिछले मैच के हीरो थे, उनको भी उन्होंने बिठा दिया और उसकी जगह ओली स्टोन, एक नया फास्ट बॉलर, उन्होंने उसका डेब्यू करवा दिया आज। इसके अलावा उन्होंने ओपनिंग में भी एलेक्स हेल्स को वापस ले आए और विल जैक्स, जिन्होंने पिछले मैच में ओपनिंग की थी, वो आज वन डाउन पोजीशन पे खेले। तो मैच जो है वो शुरू होता है और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आते हैं और अपने रिवायती तरीके से उन्होंने आगाज़ किया। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप इन्होंने की, 97 रन्स की 11.5 ओवर्स में, और हमारी पहली विकेट गिरी 97 पे, जब बाबर आजम लियाम डॉसन की एक गंदी बॉल थी जिसको छक्का मारा जा सकता था, बाउंड्री पे कैच दे के आउट हो गए। अब यहाँ से हमारा डाउनफॉल हो गया शुरू। हालांकि आज विकेट्स इतनी नहीं गिरी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ। अब ऑलमोस्ट 12 ओवर्स में हम 97 पे, एक विकेट थी, 8 ओवर्स बचे हैं और 9 विकेट्स हमारी इन हैंड है। अच्छा जी, अब बाबर आजम साहब भेज देते हैं शान मसूद को। शान मसूद, बाबर साहब देखें, मैं आपकी बैटिंग पे फिर कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, मैं सिर्फ आपकी कैप्टेंसी स्किल्स पे बात कर रहा हूँ आज भी। मेरे भाई, जब आप दोनों 10 से 11 ओवर्स 12 ओवर्स खेल लेते हैं, उसके बाद अगर आपकी विकेट गिरती है तो फिर शान मसूद का भेजना नहीं बनता। शान मसूद एक पावर हिटर नहीं है, वो एक कंसोलिडेटर है। शान मसूद का तब भेजना बनता है अगर आपकी अर्ली विकेट गिर जाए, पावर प्ले के अंदर विकेट गिर जाए, बाबर या रिजवानों में से कोई एक आउट हो जाए। हाँ जी, आप भेजें शान मसूद को अगर जल्दी विकेट गिरती है, क्योंकि वहाँ पे हमें कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। लेकिन जब आप दोनों 11 से 12 ओवर्स खेल गए हैं और सिर्फ 8 ओवर्स बाकी बचे हैं मेरे भाई, तो शान मसूद को किसने कहा था कि आप भेजें? कब तक आप ये कॉपी टेक्स्ट बुक की कप्तानी करते रहेंगे? क्यों इनोवेशन आपके दिमाग में नहीं आती? क्यों आपका दिमाग नहीं चलता इन चीज़ों पे? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है। सकलैन भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, अल्लाह जाने कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या डायरी में लिखते रहते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या उनका थिंकिंग प्रोसेस है, मुझे नहीं समझ आई। खैर जी, उन्होंने वहाँ शान मसूद को भेज दिया। शान मसूद साहब ने 19 गेंदों पर 21 रन बनाए, 3 ओवर वो बंदा पी गया। मैं उसको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, वो उस जोन में जिसमें उसकी बैटिंग आई थी लास्ट 8 ओवर में, वो उस तरह का खिलाड़ी ही नहीं है भाई, मैं उसको कुछ भी नहीं कहूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ कैप्टन और कोच को कहूँगा कि आपने उसे क्यों भेजा, ये हिटर किस लिए पाले हुए हैं आपने, ये खुशदिल शाह, ये इफ्तिखार, ठीक है, ये आसिफ अली, ये किस लिए पाले हुए आपने, नवाज़, ठीक है, आपने उसको भेज दिया। रिजवान पता नहीं उसे क्या हो जाता है, 10 ओवर्स तक अच्छा खेलता है, आखिरी हाफ में उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो फंसा रहा, उससे हिट ही नहीं लग रही थी एंड में, मुझे हंसी आ रही थी। और उधर से इंडिया का मैच मैं देख रहा था कि वहाँ जो ऐसे सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, और मैं इधर देखता था तो मुझे हंसी आती थी कि ये हो क्या रहा है। यानी कि हम वो वाहिद टीम है कि जिनकी 9 विकेटें पड़ी हुई हैं, 8 ओवर्स भी पड़े हुए हैं और हम खेल रहे हैं 7-8 के रन रेट से। वाह जी वाह, क्या बात है। हम 150 पे पैक हो गए थे भाईजान, हम 150 पे पैक हो गए थे 152 पे। अगर आसिफ अली वो आखिरी ओवर में 2 छक्के ना लगाता, वो 2 छक्के आपको बचा के लगे हैं तो आप मैच जीते हैं, वरना 152 पे ही पहुंचे हैं आपकी। माशाल्लाह जो रिजवान ने 80 रन की इनिंग खेली है ना, उससे कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं हुआ उससे। ठीक है, तो ठीक है यार, अगर आपको पता है कि एक साइड पर रिजवान खड़ा है, रिजवान से हिटिंग नहीं होनी, वो नहीं मार सकता, ठीक है, आप उसके साथ हिटर भेजना शुरू करें ताकि रिजवान अपनी गेम करता रहे और उधर से हिटर अपनी गेम करते रहे। ठीक है, और वो हिटर्स आप भेजें यार, हमें क्विक फायर 10 गेंदों पे 20-22 रन चाहिए थे। इन तीनों से वो आते क्विक फायर, कोई 6-7 बॉल में खेल के आउट हो जाता ना, क्या था, कोई हमें 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के देता, हम आराम से 180-190 के दरमियान स्कोर कर सकते थे। लेकिन नहीं, हमने तो करनी है टेक्स्ट बुक कप्तानी। हमने तो जो पहले डिसाइड कर लिया है मैच से पहले कि ये नंबर इस तरह होंगे, हम उसी तरह चलेंगे। हम शान मसूद को ही भेजेंगे, क्योंकि अगर 8 ओवर भी बच जाएंगे ना तो हम शान मसूद को ही भेजेंगे। कमाल है जी बाबर साहब, क्या बात है आपकी। मैं आपको बैश नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं आपकी बैटिंग पे तो बात कर ही नहीं सकता। आप एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, पूरी दुनिया मानती है इस चीज़ को। मैं सिर्फ सर आपकी कप्तानी पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी कैप्टेंसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। मुझे सकलैन मुश्ताक की एज अ कोच समझ नहीं आ रही कि उस बंदे की क्या स्ट्रेटजी है, वो क्या सोच रहा होता है बंदा, मुझे नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी। आज आप ये मैच ऑलमोस्ट हार गए थे सर, मॉरली तो आप हार ही हैं। ठीक है, पता नहीं इंग्लैंड ने क्या कर करा के आप मैच जो है हमें मिल गया। खैर मैं ये नहीं कहता, हमने मेहनत की, हारिस रऊफ ने एंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की। चले जी मैच पे आते हैं। पाकिस्तान ने मर के 164 रन कर दिए, वो भी आसिफ अली ने लास्ट ओवर में 2 छक्के लगाए। मेरे ख्याल में आखिरी ओवर में हमने को 15-16 स्कोर मारा है, तो हम 164 पे पहुंचे हैं। इंग्लैंड आता है जी, इंग्लैंड के 13 पे 3 आउट हो गए तीनों। एलेक्स सेल्स भी गया, फिल जैक्स भी गया, ठीक है जी, उसके बाद फिल सॉल्ट भी गया। 13 पे 3 आउट हैं। अब मुझे था कि ये पाकिस्तान मैच 1 साइडेड मारेगा और ये मैक्सिमम इंग्लैंड की टीम 115-20 पे आउट हो जाएगी। होता क्या है जी, दोबारा हैरी ब्रूक्स और वेन डकेट आ जाते हैं और पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। आज जो हैरी ब्रूक है वो कदरे उन्होंने एक डिफरेंट इनिंग्स खेली। मैं समझ सकता हूँ इस बैटिंग अप्रोच को, क्योंकि 13 पे 3 बहुत ज़्यादा विकेट्स हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना होता है, थोड़ा सा लंबा लेके चलना होता है मैच को। खैर वो देखें फिर भी, लेकिन वो 6 ओवर में पावर प्ले में 50 रन उन्होंने कर दिए थे। 50 रन उन्होंने कर दिए थे 6 ओवर्स में, फिर भी 13 पे 3 आउट होने के बाद भी वो ये नहीं फंस गए कि 6 ओवर 13 पे 3 आउट हैं तो उनके 6 ओवर में 30 नहीं सर, 50 रन प्लस उन्होंने कर दिए पावर प्ले के अंदर। ओके, तो पार्टनरशिप चलती रही। फिर जो है बारी बारी जो है पहले बेन डकेट आउट हुए, नवाज़ ने बीच में आके विकेट्स लेना शुरू की। ठीक है जी, उसके बाद मोइन अली आ जाते हैं। मोइन अली भी अच्छा खेल रहे थे, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। मेरे ख्याल में एक गंदी शॉट उन्होंने मारी है नवाज़ को, आगे निकल गई, यानी कि आप पहले ही सोच लिया था कि मैं इस बॉल पे आगे निकल के मारूंगा। तो जब आप इतना प्री मेडिटेट करते हैं शॉट को, तो बॉलर भी तो फिर अगर अकल हो तो वो अकल इस्तेमाल करता है ना। नवाज़ ने वो बॉल थोड़ी शॉर्ट फेंक दी, वो बोल्ड हो गए, चले गए वापस पे। उसके बाद जो है हैरी ब्रूक जो है अगले ओवर में मोहम्मद वसीम जूनियर ने उनको भी आउट कर दिया। तो अब बेन डकेट भी चले गए, अब ये 3 मेन चले गए। अब मैंने यहाँ सोचा कि अब मैच हम आराम से फिर जीत जाएंगे। ठीक है जी, फिर आते हैं जी लियम डॉसन और डेविड विली खड़े हो जाते हैं। ठीक है जी, अब जी वो फिर एक पार्टनरशिप, एक फ्लो के साथ वो चल रहे हैं और रन रेट नहीं ऊपर जाने दे रहे, वो चली जा रहे हैं। अब मोहम्मद हसनैन की क्या ट्रेजेडी आज मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद हसनैन ने अपना जो 3rd ओवर था अपने स्पेल का बहुत अच्छा किया। वो आप देख रहे होंगे कि वो पेस के साथ यॉर्कर्स कर रहे थे और उनके कई यॉर्कर पिन पॉइंट भी लगे और बड़ी अच्छी उन्होंने वो ओवर बड़ा अच्छा निकाला और कोई हिट नहीं खाई उस ओवर में। सब कमेंटेटर्स भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और मैं हैरान हो रहा था कि यार मोहम्मद हसनैन वैसे इस तरह की बॉलिंग करता तो नहीं है, पता नहीं आज इसे क्या हो गया है, ये तो मार ही नहीं खा रहा। खैर जी, अगला ओवर हारिस रऊफ ने अच्छा ओवर किया। उस ओवर में जो है अच्छा तो नहीं, स्टार्ट में पहली 2 गेंदों पे 2 चौके खा लिए, डेविड विली ने स्कूप मारे, चौके हो गए। उसके बाद खैर अच्छी बात ये हुई कि हारिस रऊफ ने उसे बोल्ड कर दिया। डेविड विली एक डेंजरस बैट्समैन है, मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी वो नंबर 4-5 पे अक्सर आता रहा, रिजवान उसे भेजता रहा। तो डेविड विली बोल्ड हो गए। तो उसके बाद जो है वो आपके और एक बॉलर आ गए, नाम जेन से निकल रहा है, तो लियम डॉसन खड़ा था। मुझे लियम डॉसन पे था कि यार ये बंदा पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ना बड़े अच्छी बैटिंग कर चुका हुआ है, मे बी ये कुछ कर जाए। अब आता है जी 18वां ओवर मैच का। मोहम्मद हसनैन आते हैं अपने आखिरी ओवर करने के लिए और बड़े अच्छे फ्लो में रिदम में उन्होंने 3रा ओवर कराया था अपना। अब जी मैं ओवर की तफसील बताता हूँ। पहली बॉल स्लॉट में उसने बहुत अच्छा रूम बनाया और मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मार दिया लियम डॉसन ने। कमाल की शॉट उसने मारी, बॉल भी गंदी थी लेकिन शॉट बहुत अच्छी थी। मैं तारीफ़ करता हूँ इस शॉट की, बहुत आला। एक किस्म में जैसे एक्स्ट्रा कवर मारते हैं ना विकेटें छोड़ के, तो उसने एक्स्ट्रा कवर का मोड बना के मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मार दिया। अगली बॉल आती है तो वो 3rd मैन ऊपर लिया हुआ सर ने ना, 3rd मैन ऊपर लिया, बॉल फेंकी और आराम से ये 3rd मैन पे कट किया, 3rd मैन ऊपर था, वो चौका हो गया। पता चला जी वो 9 बॉल है। अब क्या होता है जी, 1 बॉल हुई है और 11 रन आ चुके हैं।
उसके बाद फिर वो वहीं बॉल रखता है, वो ऊपर से उसको चौका मार, थर्ड मैन के ऊपर से चौका मार देता है। अब क्या हुआ, 2 बॉलें हुई हैं और 15 रन आ चुके हैं। उसके बाद क्या होता है जी, वो रूम बनाने के लिए विकेट छोड़ता है, वो उधर ही उसको फ्लिक पे बॉल देता है, पैड्स पे ही वो वहाँ से फ्लिक उठाता है, पता चला स्क्वायर लेग अंदर लिया हुआ था, वो उसके ऊपर से चौका। तो 3 गेंदें 19 रन। चौथी गेंद आई है, चौथी गेंद पे फिर उसने लेग पे शॉर्ट पिच करा दिया, उसने फिर पुल मारी, वो चौका हो गया। 4 गेंदें 23 रन। 5वीं गेंद उसने रोकी है और छठी गेंद पे उसने सिंगल ले लिया। तो मोहम्मद हसनैन ने पूरी कोशिश की कि लियाम डॉसन इसी ओवर में मैच ख़त्म करे, लेकिन लियाम डॉसन ने कहा कि यार चलो कोई बात नहीं, आराम से अगले ओवर में ख़त्म कर लेंगे। उसने 5वीं बॉल बिल्कुल शीशे बल्ले के साथ रोकी, छठी पे से सिंगल ले लिया। अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि मैं खुद ही फेस करूं। ठीक है, अब रह गए 2 ओवर में 9 रन और मोहम्मद हसनैन ने 24 रन दे के पाकिस्तान की जो है ना, वो एक किस्म की, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद जी हारिस रऊफ आते हैं अपना आखिरी ओवर करने। 19वां ओवर है, हारिस रऊफ आए हैं। पहली गेंद जो है वो डॉट होती है, दूसरी गेंद पे जो है लियाम डॉसन मारता है उसको मिड विकेट चौका। ठीक है जी, मैच मैंने कहा ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या होता है जी, लियाम डॉसन एक वो पेसी डिलीवरी शॉर्ट पिच थी, बाउंसर शॉर्ट पिच थी डिलीवरी, वो उसको पुल मारने जाता है लेकिन वो दायरे में ही कैच हो जाता है। अब जब लियाम डॉसन आउट हुआ तो फिर जान में जान है कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो वो मुझे कह रहे थे कि पाकिस्तान अभी भी मैच जीत सकता है, तो मैंने उसे यही कहा कि हाँ अगर हारिस रऊफ यहीं पे हैट्रिक कर दे, यानी कि 2 विकेटें पड़ी थी, 2 पे 2 आउट कर दे तो पाकिस्तान मैच जीतेगा, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा जी, खैर आते हैं, नवी विकेट आती है तो हारिस रऊफ से पहली बॉल पे बोल्ड कर देता है और मैच में सनसनी जो है वो वापस आ जाती है और पाकिस्तान लगता है कि अब ये मैच इसी ओवर में शायद ख़त्म हो जाए। तीसरी बॉल पे वो कंजेक्टिव उसको करता है, हैट्रिक बॉल जो थी, यॉर्कर था, पैड पे भी लगी है लेकिन वो लेग स्टम्प मिस कर रही होती है। बाबर आजम रिव्यू भी लेते हैं लेकिन वो नॉट आउट होता है, और क्योंकि इम्पैक्ट ही आउटसाइड लेग स्टम्प होता है तो वो उस पर लेग बाई का सिंगल भी बन जाता है। तो 4 रन रह गए थे और बॉलें पड़ी थी 7। आखिरी बॉल आदिल रशीद जो है वो बीट कर जाते हैं, हालांकि वो बड़ी क्रूशल बॉल थी। अगर आदिल रशीद उस बॉल पे सिंगल ले लेते तो फाइनल ओवर में सामने वो आते। अब हुआ ये कि वो आखिरी बॉल उनसे हो गई मिस और इंग्लैंड को चाहिए 6 बॉलों पे 4 रन और उनकी सिर्फ 1 विकेट बाकी है। अब जो सामने थे वो रीस टॉपली थे। आखिरी ओवर में मोहम्मद वसीम जूनियर को बॉल दी गई कि वो आखिरी ओवर फेंकेंगे। मोहम्मद वसीम जूनियर ने पहली बॉल कराई। अब अच्छी यहाँ पे मैं तारीफ भी कर देता हूँ कि जो फील्ड प्लेसिंग की बाबर आजम ने आखिरी ओवर में अच्छी थी, क्योंकि फील्ड उन्होंने ऊपर ले ली थी और ख़ासतौर पे जो मिड विकेट थी वो दायरे के अंदर ही थी बिल्कुल। उन्होंने फील्ड ले ली ऊपर, बिल्कुल ही ऊपर ले ली सिंगल रोकने के लिए। पहली बॉल कराई, उसने वो मिड विकेट फेंकी बॉल, यानी कि बिल्कुल हल्का सा प्ले किया कि सिंगल ले लूँ मैं, लेकिन वो क्योंकि फील्डर इतना ऊपर था सिंगल इम्पॉसिबल था वहाँ से लेना। वो खैर रन आउट होते हुए बच गए। अब दूसरी बॉल फेंकी उन्होंने फिर मिड विकेट मारी, वो दायरे में थी बॉल, यानी कि फील्डर भी ऊपर था। अब वो रन लेने के लिए भागना ही भागना था क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा था, तो वो रन आउट हो गए। शान मसूद ने एक आराम से प्यारी सी डायरेक्ट थ्रो की अंडर आर्म और उन्होंने उनको रन आउट कर दिया और पाकिस्तान इस तरीके से एक हारी हुई बाजी जीत गया। इसीलिए इसको क्रिकेट कहते हैं कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, यानी कि जब तक आखिरी बॉल क्रिकेट में ना फेंक दी जाए तो मैच ख़त्म नहीं होता। तो यही क्रिकेट की और T20 क्रिकेट की ख़ास तौर पे खूबसूरती है कि ये बिल्कुल सीसॉ की तरह चलता रहता है और कोई बाज़ औक़ात आप एक टीम जीतते जीतते मैच हार जाती है और एक टीम हारते हारते मैच जीत जाती है। और यही आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेले गए इस मैच में हुआ कि एक मौके पे जब डॉसन ने इतनी पिटाई कर दी थी तो लग रहा था अब इंग्लैंड 1 साइडेड ही जीत जाएगी और यहाँ से आराम से एक आधा ओवर स्पेयर बचा होगा और आराम से टारगेट पूरा करके निकल जाएंगे। लेकिन होता गया कि मैच आखिरी ओवर तक जाता है और पाकिस्तान इवेंचुअली ये मैच जो है वो जीत जाता है। अब इस जीत पे मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा है पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच पे। मेरे हिसाब से हम ये मैच मॉरली हारे हैं। कैसे? देखें जी, आप ओपनिंग पार्टनरशिप होती है आपकी, 12 ओवरों में आप 100 मार देते हैं, आपकी पहली विकेट गिर जाती है, आपके पास 9 विकेट्स पड़ी हैं। ठीक है, अब कोई अच्छी टीम हो लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इंग्लैंड की अगर ये टीम खेल रही हो, अगर इस पोजीशन में वो हों तो सर 200 कन्फर्म है, फिर 200 लगता ही लगता है। फिर आखिरी 8 ओवरों में सर 100 स्कोर मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 12 के रन रेट से खेलना तो आम सी बात है। T20 में आखिरी 7-8 ओवरों में 12 96 होता है ना, मतलब एक 200 तो होता ही होता है। तो हमारी वो टीम है पता नहीं समझ से बाहर है। एक तो फैसले नहीं अच्छे, कप्तानी नहीं अच्छी होती, चाहे वो ऑन द फील्ड हो। आज भी जब हसनैन को मार पड़ रही थी तो आपने बाबर आजम को क्या देखा कि वो हसनैन के पास आए हों और उनसे कोई बातचीत की हो? नहीं देखा।
4 बॉलें जब हो गई तब बाबर आजम हसनैन के पास आए कुछ पूछने के लिए, और उन 4 बॉलों में 24 रन बन चुके थे, 23 रन बन चुके थे। चाहे वो ऑन द फील्ड हो चाहे वो ऑफ द फील्ड हो, कप्तानी जो है वो मेजर इशू है। पता नहीं क्या मसला है। इतना बड़ा आपके पास स्टाफ मौजूद है कोचिंग का, इतनी स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, ब्रेन्स आपके पास हैं, लेकिन क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आती। एक हम जैसे आम क्रिकेट व्यूअर को जिन चीज़ों की समझ आ रही होती है, बेवकूफ़ लोग हैं हम, और हमें भी उन चीज़ों की समझ आ रही है, आप कैसे मिस कर देते हैं वो चीज़ें। सर आप तो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। मुझे समझ नहीं आई कि जब 7 से 8 ओवर बचे हैं तो आप शान मसूद को अंदर भेज रहे हैं कि जाओ ये आप गेम करो, क्योंकि कॉपी बुक कप्तानी है, क्योंकि वो प्लान ही ये था कि शान मसूद आज वन डाउन खेलेगा। तो ये जो बात है ना, ये थोड़ा सा हमें इसको देखना पड़ेगा। आज हम ठीक है, वेल डन पाकिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। मैं खुश भी हूँ कि पाकिस्तान ये मैच शुक्र है जीता है, सीरीज़ 2-2 से लेवल हुई है, लेकिन कंसर्न्स जो हैं वो अपनी जगह पे ही हैं। मिडल ऑर्डर कंसर्न्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान की जो बैटिंग अप्रोच है उसके कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद है कि मोहम्मद रिजवान ने आज आखिर 7-8 ओवरों में क्या किया है, वो आपने भी देखा और मैंने भी देखा है कि उस बंदे से हिट नहीं लग रही थी, वो सिंगल ही करी जा रहा था। इतना सेट बैट्समैन होके जब वो हिट नहीं मार सक रहा तो कुछ तो बात होगी। सर ये 80 रन में क्या करता अगर आप मैच हार जाते? आप मैच ऑलमोस्ट हार गए थे, मैच तो आप आखिरी 7-8 गेंदों पे जीते हैं, और वो भी एक समझ लें कि मौजूदाती तौर पे आप जीत गए हैं, वरना आपके 80 रन तो किसी काम नहीं आ रहे थे पाकिस्तान के। तो ये जो कंसर्न्स हैं, प्लीज़ आज मैच जीत के भी इनको कारपेट के नीचे मत डालिएगा, क्योंकि हम जो है ना, हम जब जीत जाते हैं एज अ कॉम तो हम जो है जी वो बस हर चीज़ भूल जाते हैं। वेल डन बहुत अच्छे, थ्रिलर और फलाना और धमकाना और क्या बॉलिंग की आरिस रऊफ ने। तो हम जो हमारी गलतियां उनको भूल जाते हैं। जीत के बाद भी अपनी जो गलतियां हैं, जो आपके कंसर्न्स हैं, उन पे गौर व फिक्र करें। बैटिंग आपकी आज भी कंसर्न है, आपका मिडल ऑर्डर आज भी कंसर्न है, आपकी फास्ट बॉलिंग आज भी कंसर्न है। मोहम्मद हसनैन ने जो बॉलिंग की है वो मैच आप वहाँ पे हार गए थे, और ये बंदा ऐसे ही पिटता है हमेशा। हमने पीएसएल में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से देखा, और हमने सरफराज को इसके ऊपर चीखते चिल्लाते देखा हुआ है। उसमें कुछ पेस जब आपने थर्ड ओवर यॉर्कर किए और आपके लग भी रहे थे, किस हकीम ने मशवरा दिया था आपको कि आप फाइनल ओवर में आके जो शॉर्ट पिच और स्लॉट बॉलिंग शुरू कर दें? कुछ समझ नहीं आया मुझे। और जब अगर उससे एक आधी गलत डिलीवरी हो भी तो बाबर आजम को चाहिए कि उसको जाके डांटते, ओ भाई तू ये क्या कर रहा है, ये कौन सी लाइन पे बॉलिंग कर रहा है, मैंने थर्ड मैन तेरे लिए ऊपर लिया हुआ, तो शॉर्ट तू उसको आउट ऑफ द ऑफ स्टंप्स को गंदी हाफ क्रैकर बॉल दे रहा है, हाफ क्रैकर। लेकिन अल्लाह जाने पता नहीं क्या है। अब लोग कहेंगे जी मैं खुश नहीं हूँ। नहीं भाई, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान ये मैच चलो जैसे भी जीता तो है, सीरीज़ तो 2-2 से बराबर हुई है ना। अब हम लाहौर जाएंगे तो जो 3 में से 2 मैच जीतेगा वो सिकंदर बन जाएगा, वो मैच वो ले जाएगा सीरीज़। लेकिन हमारे जो कंसर्न्स हैं सर, वो वैसे के वैसे ही हैं। हमारे मिडिल ऑर्डर के कंसर्न्स वैसे ही हैं। खुशदिल शाह कुछ नहीं कर पा रहे, खुशदिल शाह फंसे रहते हैं, उनसे वो लगता ही नहीं है वो खुशदिल शाह है, वो खुशदिल शाह जिससे पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की तरफ से बैटिंग करते हुए देखते रहे हैं। तो कब तक खुशदिल शाह इसी परफॉर्मेंस पे खेलते रहेंगे? ठीक है, आज आसिफ अली को इतना नीचे भेजना मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, शाहिद मसूद को वन डाउन ही भेजना है, और उसको उस टाइम भेज दिया जब 7-8 ओवर पड़े थे। मुझे इस चीज़ की भी समझ नहीं आई सर आपकी पॉलिसी की। बाबर आजम साहब, सकलैन मुश्ताक साहब, जो ठीक है, और भी जो आपके थिंक टैंक के मेंबर्स हैं, मेरा सबसे ये सवाल है कि क्यों आप लोगों का दिमाग नहीं चलता? क्यों आप लोग अपने आप को गेम से बड़ा समझते हैं कि हमें ही सब कुछ पता है, बाकी तो सब। सर आजकल सबको बहुत कुछ पता है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो है वो बड़े ही गौर व फिक्र से मैचेस को देखता है, उनको बड़े क्रिटिकल तरीके से एनालाइज भी करना आता है। ठीक है ना? ठीक है, हम उस तरह का एनालाइज नहीं कर सकते मैच को जिस तरह एक फॉर्मर क्रिकेटर या क्रिकेट खेला हुआ बंदा कर सकता है, लेकिन सर हम जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, वो तो हमें समझ में आती हैं ना। तो मेहरबानी फरमाएं थोड़ा सा सर। मेरा पिछली वीडियो में भी यही सलाह था कि प्रोएक्टिव अप्रोच, मैच की सिचुएशन के हिसाब से आप अपने फैसले को चेंज करते हैं, लेकिन नहीं, आज भी वही कुछ हुआ है। आज भी हम ऑलमोस्ट जो है लग गए थे। तो यही सारा हिसाब किताब है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि शान मसूद को मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि हमें पता है वो किस तरह का प्लेयर है। वो इस तरह का प्लेयर ही नहीं है कि वो आखिरी 6-7 ओवरों में जाए और हिटिंग शुरू कर दे, नहीं कर सकता वो, उसकी लिमिटेशन है गेम की।
ये कप्तानी गलत की गई, ये थिंक टैंक गलत फैसला किया थिंक टैंक ने कि जी बाबर उसको भेज दिया शान मसूद को 1 डाउन। आप भेजें वहाँ नवाज़ को, आप भेजें वहाँ आसिफ अली, खुशदिल शाह, भेजें ऊपर उनको कि जाओ यार 6-7 ओवर हैं, जाओ मार कुटाई करो। अगर कोई ऊपर 2-3 विकटें गिर भी गई तो हमारे पास शान मसूद है, हम फिर जो है कंसोलिडेट कर लेंगे। लेकिन आप अगर हमें 3 बंदे मिल के भी 30-40 रन दे जाएँ 12-15 बॉलों पे, तो हमारा स्कोर कहाँ होता, आप ये भी देखें। तो खैर मोहम्मद रिजवान का अपना एक तरीक़ाकार है खेलने का, और वो रन्स तो कर रहा है बंदा, और वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 पे भी है। उस पर हम क्या तनकीद नहीं कर रहे, अल्लाह उसकी फॉर्म सलामत रखे। लेकिन रिजवान साहब, आप भी इस बारे में सोचते होंगे कि आप जो बैटिंग आप पहले 10-11 ओवर्स में करते हैं, उसके बाद आपसे हिटिंग, जब हिटिंग की बारी आती है ना सर, आपसे हिटिंग नहीं होती, आपसे हिटिंग नहीं होती, और आप फिट भी नहीं लग रहे। आज भी आप जो है लेटे हुए थे घुटना पकड़ के। तो ठीक है यार, अब आपने 4 मैचेस खेलनी है, अब ज़रा रेस्ट कर लें। हारिस बच्चा है उसको चांस दे दें, आमिर जमाल को चांस दे दें, वो जो मिस्ट्री स्पिनर है उसको चांस दे दें। तो मेहरबानी करें, थोड़ा सा आप भी अब रेस्ट कर लें, कहीं आप अनफिट ही ना हो जाएं। हमें आपकी बड़ी परवाह ऐसी नहीं कि भी हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, नहीं सर, क्रिटिसाइज़ नहीं करते, सिर्फ हम आपकी अप्रोच पे थोड़ा सा करते हैं कि यार जब आप इतना अच्छा कर सकते हैं तो थोड़ा सा और अपने आप को इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे आप लोग। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए, थोड़ी सी आपकी फाइन ट्यूनिंग चाहिए बस। तो आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं ऑलरेडी, और हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमें बाबर आजम और रिजवान जैसे ओपनर्स मिले हैं। बड़े अरसे बाद जो है हमें एक ऐसी ओपनिंग जोड़ी मिली है। अब मसला ये है कि हमें जो ओपनिंग जोड़ी मिली है तो हमारा मिडल ऑर्डर फारिग हो गया, ये हमारी एक ट्रेजेडी है, ये पता नहीं कब सॉल्व होगी। तो खैर बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं, मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में 2 से 3 तब्दीलियाँ हो सकती हैं, और वो तब्दीलियाँ जो हैं उनमें एक तो शुएब मलिक हैं और दूसरे हारिस सुहेल हैं मिडल ऑर्डर के अंदर। तो ये बातें बहुत ज़्यादा मीडिया में, सोशल मीडिया पे जो है गर्दिश कर रही हैं कि ये जो है हारिस सुहेल और शुएब मलिक जो हैं ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो हम जो है अब लाहौर की तरफ अब सीरीज़ शिफ्ट हो गई है, आखिरी 3 T20 इंटरनेशनल जो है वो लाहौर में खेले जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि इस तरह के ही क्रैकर ऑफ द मैचेस हों हमारे सामने, क्लोज फिनिशेस हों, क्लोज गेम्स हों, जिससे ऑडियंस जो होती है, जो क्राउड आया होता है ना ऐसे मैचेस का, उनको बड़ा मज़ा आता है, जो स्टेडियम में लोग बैठ के देख रहे होते हैं। तो पैसा वसूल गेम था फुल, और यकीनन जो कराची के शायकीन थे, बड़ा उनको देख के अच्छा लगा कि फुल स्टेडियम था भरा हुआ, और उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया होगा इस मैच को। इस तरह के मैचेस का स्टेडियम में देख के, लाइव देखने का अपना ही मज़ा होता है। तो आज के मैच के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अगले 3 मैचेस में कुछ तब्दीलियां भी करेगा और यंगस्टर्स को चांस भी देगा, और अच्छी परफॉर्मेंस करेगा अपनी बैटिंग अप्रोच के हिसाब से, अपने फ़ैसलों के हिसाब से। बाबर आजम साहब भी कुछ सोचेंगे अपने इन फ़ैसलों के ऊपर कि मुझे प्रोएक्टिव होकर थोड़े से सिचुएशन के हिसाब से फ़ैसलों में रद्दबदल ज़रूर करना चाहिए। तो हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे पाकिस्तान को भी, और इंग्लैंड को भी ख़ास तौर पे। उन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला, बड़ा क्लोज इनकाउंटर था। T20 गेम है, ये ऐसे ही चेंज होती है सर, 1-2 बॉलों में चेंज हो जाती है। तो अगर वो डॉसन आउट ना होता तो मैच ख़त्म हो जाता हमारे लिए। डॉसन आउट हुआ तो हमारे दरवाजे खुल गए, और हारिस रऊफ ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की, और मैन ऑफ द मैच भी हारिस रऊफ ही बने हैं। तो खैर ये था आज का मैच। तो इंडिया के ऊपर इंडिया के मैच के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच को मैं अलग से एनालाइज़ करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।